तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है पोस्ट आर एन फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी का यूनिट नंबर 5, जो कि हमारे साथ एड्रेनर्जिक एंड एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स है। इसके आज हम पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि पिछले क्लास में हमने एड्रेनोसेप्टर एगोनिस्ट में हम फिनाइल एफिरीन को हम पढ़ रहे थे और इस पर हमने डिस्कशन की थी। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है क्लोनिडीन। क्लोनिडीन को आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे साथ क्या है? ये हमारे साथ एड्रेनोसेप्टर एगोनिस्ट है, ठीक है। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के बारे में मैंने आपको बहुत दफ़ा जो है बताया हुआ है, उम्मीद करता हूँ आपको वो याद होगा। क्लोनिडीन ये क्या है हमारे साथ? ये हमारे साथ सेलेक्टिव अल्फा 2 एगोनिस्ट है। सेलेक्टिव अल्फा 2 एगोनिस्ट से मुराद ये है कि ये अल्फा 2 जो रिसेप्टर्स होते हैं उसके साथ ये क्या करते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं और उसको एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसको सेलेक्टिव अल्फा 2 एगोनिस्ट कहते हैं। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर आप लोग देखें तो एक्ट सेंट्रली एज अ सेंट्रल सिंपैथोलिटिक ड्रग के तौर पर काम करती है। सो क्लोनिडीन इज लिपिड सोल्यूबल, सो इट freely passes blood-brain barrier, reach to central nervous system to stimulate alpha-2 receptors in medulla and pons, causing decreased sympathetic tones and finally decreased blood pressure। तो ऑलरेडी आपको पता है, आपको मैंने बताया था कि क्लोनिडीन जो है ये लिपिड सोल्यूबल होते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हुए हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको स्टिमुलेट करता है। वहाँ पर जो अल्फा 2 रिसेप्टर्स होते हैं तो उसके साथ एक्शन करके, रिएक्शन करके उसको स्टिमुलेट करते हैं। और ये अल्फा 2 रिसेप्टर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कहाँ पर पाए जाते हैं? ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और इसी तरह से जो पोन्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो जब यहाँ पर ये अल्फा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं तो इसकी वजह से जो सिंपैथेटिक टोन होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसकी स्टिमुलेशन डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर में डिक्रीज आना शुरू हो जाता है। इसके बाद अगर हम इसकी क्लिनिकल यूजेस की बात करें तो इसकी क्लिनिकल यूजेस में आपके पास बहुत सारी चीज़ें आती है, जिसमें पहले नंबर पर आपके पास ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन। माइल्ड से लेकर मॉडरेट हाइपरटेंशन के इलाज के लिए हम क्लोनिडीन को यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ ट्रीटमेंट ऑफ मॉर्फिन विड्रावल सिम्टम, मॉर्फिन की वजह से जो अलामात लोगों में पैदा हुए होते हैं। मॉर्फिन ड्रग है, ठीक है, जो कि नशा को काज करती हैं, सेडेटिव होता है। सो इसके जो सिम्टम्स होते हैं उसको ये क्या करती है, ट्रीट करती है। वालेकुम अस्सलाम। इसके अलावा एज अ एनाल्जेसिक ड्यूरिंग लेबर के दौरान एनाल्जेसिक के तौर पर भी हम दे सकते हैं, पेन रिलीवर के तौर पर भी, ठीक है। द ड्रग डोज, इसकी जो अमाउंट होती है जो कि पर डे के लिहाज से हम दे सकते हैं तो वो 1.25 यूजी पर डे है, ठीक है। इसके साथ साथ इसको हम किस तरह से दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलरली हम पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इट कैन बी used in patient with renal failure because it does not affect renal blood flow और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और कार्डिक आउटपुट। इसके अलावा वो पेशेंट जिनको किडनीज का मसला होता है तो उनको भी हम ये ड्रग दे सकते हैं। क्योंकि ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट पर कोई साइड इफ़ेक्ट काज नहीं करता, कार्डियक आउटपुट को जो है ये इफ़ेक्ट नहीं करता। तो इस वजह से उनको भी जो है हम ये ड्रग क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसी तरह से एडवर्स इफेक्ट्स को अगर आप लोग देखें क्लोनिडीन की तो ये डिप्रेशन काज कर सकती हैं, डिजीनेस, इंसोमिया, नाइटमेयर्स काज कर सकती हैं, इम्पोटेंस काज कर सकती है, एलोप्सिया काज कर सकती है, आर्टिकेरिया काज कर सकती है, वेट को जो है बढ़ा सकती है, फ्लूइड रिटेंशन इन द टिश्यूज काज कर सकती है और इसके अलावा रिबाउंड हाइपरटेंशन जो है ये काज कर सकती है अगर एकदम से आप क्या करते हैं, इन मेडिसिन को डिसकंटिन्यू करते हैं तो अचानक से ये आपके बीपी को दोबारा से क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है।
अच्छा जी, इसके बाद हमारे साथ आता है एप्राक्लोनिडीन और डोब्यूटामीन। सो एप्राक्लोनिडीन के बारे में अब हम बात करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। लाइक क्लोनिडीन इट इज सेलेक्टिव अल्फा 2 एड्रेनोसेप्टर एगोनिस्ट। क्लोनिडीन की तरह ये भी हमारे साथ क्या होते हैं, अल्फा 2 एड्रेनोसेप्टर एगोनिस्ट होते हैं, ठीक है। हाउ एवर मेन यूजेस एज एडजुवेंट थेरेपी फॉर ग्लूकोमा वाई डिक्रीज ऑफ एक्वस ह्यूमर फॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन ख़ास तौर पर इसको हम कब यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पर हम इसको ग्लूकोमा के इलाज के लिए यूज़ करते हैं, इसको एडजुवेंट थेरेपी के तौर पर। मतलब यह है कि दूसरे ड्रग्स के साथ इसको मिलाकर हम ग्लूकोमा के इलाज जो है इसके ज़रिए करते हैं, और इसके ज़रिए जो एक्वस ह्यूमर फॉर्मेशन होती है, ठीक है, उसको हम डिक्रीज करते हैं। तो इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर डोब्यूटामीन को आप लोग देखें तो ये डायरेक्ट एक्टिंग बीटा 1 सेलेक्टिव एगोनिस्ट है, ठीक है। डायरेक्ट एक्टिंग बीटा 1 मतलब ये बीटा 1 एड्रेनोसेप्टर्स को क्या करते हैं, उसके साथ रिएक्शन करते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं। तो ये डायरेक्टली बीटा 1 सेलेक्टिव एगोनिस्ट है। इसकी हाफ लाइफ 10 से लेकर 15 मिनट्स तक होती हैं। इट इज़ मेटाबोलाइज इन द लिवर, लिवर में इसकी मेटाबॉलिज्म होती है। इसी तरह से देयर इज टॉलरेंस टू इट्स एक्शन, और कुछ लोगों को जो है इससे क्या होती है, रिएक्शन भी होती है अगर हम उनको ये देते हैं। गिव ओनली पेरेंटली नॉट ऑरली। इसके अलावा जो दो विटामिन होते हैं इसको आप ओरली पेशेंट को नहीं दे सकते। जब भी आप पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे तो पेरेंटल रूट के ज़रिए ही आप देंगे, मतलब इंट्रावीनसली या इंट्रामस्कुलरली आप पेशेंट को क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे। इट कैन काज इंक्रीज कार्डियक आउटपुट विद मिनिमल इफेक्ट ऑन हार्ट रेट। इसके अलावा अगर दो विटामिन के फंक्शंस को आप देखें तो ये कार्डियक आउटपुट को भी इंक्रीज करती हैं, और इसके साथ साथ जो हार्ट रेट होता है उसको इतना ज़्यादा जो है वो मुतासिर नहीं करती। मतलब थोड़े थोड़े जो है हार्ट रेट पर भी इसके असर होते हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं होते। तो इसका जो मेन काम होता है वो यही होता है कि कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करता है। इट हैज़ लेस एरिथमोजेनिक इफेक्ट देन डोपामीन, और इसी तरह से डोपामीन के बनिस्बत इसके जो एरिथमोजेनिक इफेक्ट होते हैं वो भी कम होते हैं। मतलब ये हार्ट रिदम को भी ज़्यादा मुतासिर नहीं करता। यूजेस की अगर आप बात करें तो ये आइनोट्रोपिक एजेंट है हार्ट फेलियर के, ठीक है। हार्ट फेलियर के क्या है, आइनोट्रोपिक एजेंट है। इन सेप्टिक और कार्डियोजेनिक शॉक, इसी तरह से कार्डियोजेनिक और सेप्टिक में जो है, सेप्टिक डिसऑर्डर में भी हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो दो विटामिन के बारे में सिर्फ आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये हमारे साथ आइनोट्रोपिक एजेंट है, ठीक है, आइनोट्रोपिक एजेंट है जो कि कार्डियक आउटपुट को क्या करती है, इंक्रीज करती है। सल्ब्यूटामोल की अगर हम बात करें तो सल्ब्यूटामोल जो है ये हमारे साथ बीटा 2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट है। इससे पहले हमने जो एड्रेनोसेप्टर को डिस्कस किया, ठीक है, डोपामीन को, डोब्यूटामीन को, वो हमारे साथ बीटा 1 सेलेक्टिव एगोनिस्ट थे। और जो सल्ब्यूटामोल है ये हमारे साथ बीटा 2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट है। कैन बी यूज ओरली, इंट्रावीनियसली और बाय इनहेलेशन। इसको आप ओरली भी यूज़ कर सकते हैं, पेरेंटली भी यूज़ कर सकते हैं, और इनहेलेशन फॉर्म में भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से इसकी जो डोजेज है वो आपको टैबलेट फॉर्म में भी मिलेगी, सिरप फॉर्म में भी मिलेंगी, इंजेक्शन फॉर्म में भी आपको मिलेगी, इसी तरह से सोल्यूशन फॉर्म में भी मिलेगी, और इनहेलेशन फॉर्म में भी आपको मिलेगी। क्लिनिकल यूजेस की अगर आप बात करें तो सल्ब्यूटामोल जो है ये आपके पास क्या होते हैं, ब्रोंको डायलेटर होते हैं, ठीक है। मतलब एज अ डायलेटर के तौर पर, मसल रिलैक्सेंट के तौर पर ये यूज होते हैं। तो इसको हम ब्रोंकियल अस्थमा में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके ज़रिए बीटा 2 स्टिमुलेशन होती है, जिसकी वजह से जो ब्रेकियल स्मूथ मसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, और इसी तरह से ब्रोंको डायलेशन काज हो जाती है। इसके अलावा अगर आप सल्मेट्रोल और फॉर्मेट्रोल्स की बात करें तो ये भी हमारे साथ क्या है, ये भी हमारे साथ बीटा एगोनिस्ट है।
longer duration of action as compared to salbutamol। इसकी जो टाइम पीरियड होती है, जो ड्यूरेशन होती है, तो वो सल्बुटामोल के बनस्बत इन दोनों की क्या होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए ये इफ़ेक्ट शो करता है। यूज इसकी अगर हम बात करें तो एज इनहेलर फॉर ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए जो है इनहेलर के तौर पर ये यूज होते हैं। ठीक है, क्लियर है सर? ये ड्रेनोसिम्पैथोमायोमेटिक है या दूसरे हैं? कौन से ड्रग्स हैं ये? कौन से, आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई आपकी क्वेश्चन की। ये कौन से ड्रग्स के टाइप्स हैं? सिम्पैथोमायोमेटिक्स है या कोई और टाइप है? ये किस टाइप के ड्रग है? ये हमारे किस क्लास में आ रहे हैं? ये हमारे साथ सिम्पैथोमेटिक ड्रग्स है, सिम्पैथोमेटिक। सिम्पैथोलेटिक ड्रग्स है, ठीक है, सिम्पैथोलेटिक्स। सर मायोमेटिक और मायोलेटिक तो फर्क है ना, दो दो टाइप्स है। बिल्कुल। एक मायोमेटिक है और एक मायोलेटिक है। मायोलेटिक और एक मायोमेटिक। तो ये मायोमेटिक में आते हैं, मायोमेटिक में आते हैं, सिम्पैथोमायोमेटिक। अब इसकी समझ मुझे नहीं आ रही, मैं देख कर आपको चले फिर ये क्लियर करके बताता हूँ। सही है, फिलहाल ये पढ़ते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं रिटोड्रीन की तरफ। रिटोड्रीन को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले भी टॉपिक्स में ये आया हुआ था जिसको हमने काफ़ी, इस पर हमने डिस्कशन भी की थी। तो रिटोड्रीन ये हमारे साथ दूसरा बीटा सेलेक्टिव एगोनिस्ट है, बट इट इज़ यूज टू डिले प्रीमेच्योर लेबर। ठीक है, टाइम से पहले जो लेबर आता है तो उसको डिले करने के लिए, उस पर टाइम पर लाने के लिए हम क्या करते हैं, रिटोड्रीन को यूज़ करते हैं। ठीक है, बीटा 2 स्टिमुलेशन लीड टू रिलैक्सेशन ऑफ यूट्रीन स्मूथ मसल लीडिंग टू डिले ऑफ लेबर। बीटा 2 जब हम रिटोड्रीन देते हैं तो इससे क्या होता है, इससे हमारे साथ जो बीटा 2 एड्रेनोसेप्टर्स होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो यूट्रीन स्मूथ मसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, और रिलैक्स होने की वजह से जो लेबर टाइम होता है वो क्या हो जाता है, डिले हो जाता है। सो दिस इज डन टू इंश्योर एडिक्वाइट मेच्योरेशन ऑफ द फीटस। तो ये हम किस मकसद के लिए ये लेबर को डिले करते हैं, इसी मकसद के लिए हम लेबर को डिले करते हैं कि जो प्रीमेच्योर बर्थ होती है वो ना हो जाए, जो फीटस है वो सही तरीके से मेच्योर हो जाए, उसके बाद जो है डिलीवरी होगी तो बच्चा जो होगा, जो न्यूनेट होगा वो क्या होगा, हेल्दी होगा। अगर प्रीमेच्योर बर्थ होती है तो प्रीमेच्योर बर्थ के बहुत सारे कंसिक्वेंसेस जो है वो फिर उनको फेस करने पड़ सकते हैं। तो इस वजह से हम रिटोड्रीन देते हैं, जिसकी वजह से जो प्रीमेच्योर लेबर होती है उसको हम क्या कर लेते हैं, डिले कर लेते हैं। तो ये आपको याद रहना चाहिए, इसके आने के चांसेस एग्जाम में हैं। सही है, अब हम आ जाते हैं क्लिनिकल यूजेस ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स की तरफ। ठीक है, सिम्पैथोमिमेटिक से मुराद ये है कि ये वो ड्रग्स होते हैं जो कि सिंपैथेटिक्स की तरह ही काम करते हैं, उसकी तरह ही सेम इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करता है, तो इस वजह से इन ड्रग्स को सिम्पैथोमिमेटिक्स ड्रग्स कहते हैं। ठीक है, तो इसकी अगर हम क्लिनिकल यूजेस की बात करें तो शॉक जो कि हमारे साथ एक एबनॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, टाइप्स ऑफ शॉक में हमारे साथ हाइपोवोल्यूमिक शॉक भी हो सकता है, जिसमें ब्लड वॉल्यूम की कमी की वजह से जो है शॉक काज हो जाता है। सेप्टिक शॉक भी आ जाते हैं, एनाफाइलेक्टिक शॉक भी आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसके जो सिम्टम्स होते हैं, इसमें आपके पास कंजेशन इन द लंग्स, हार्ट, किडनी ड्यू टू वेस्कुलर डायलेशन। वेस्कुलर डायलेशन की वजह से, वेजोडाइलेशन की वजह से लंग्स, हार्ट और किडनी में क्या हो जाता है, कंजेशन हो जाती है। कंजेशन से मुराद ये है कि एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड जो है वो जमा हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होना,
हाइपोटेंशन का होना, ठीक है, ये इसमें आ जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। वी यूज़ एपिनेफ्रीन विद स्टीरॉइड्स एंड एंटीहिस्टामीन। एपिनेफ्रीन को जो है स्टीरॉइड और एंटीहिस्टामीन के साथ यूज़ करते हुए हम ब्रोंको डायलेशन जो है काज करते हैं, ठीक है, ब्रोंकाई को जो है उसको डायलेट करते हैं, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाती है और डीकंजेस्टेंट कंडीशन हम काज करते हैं। एज अ डीकंजेस्टेंट के तौर पर इसको हम फिर यूज़ करते हैं। कार्डियोजेनिक शॉक में हम क्या करते हैं, डोपामीन्स को यूज़ करते हैं, डोब्यूटामीन्स को यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे आइनोट्रोपिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, और इसी तरह से जो एबनॉर्मेलिटी होती है वो दोबारा से नॉर्मलाइज होने की तरफ आना शुरू हो जाती हैं। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स को मुख्तलिफ एबनॉर्मल कंडीशंस के लिए यूज़ करते हैं। एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट की तरफ अब हम आ जाते हैं। एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट ये हमारे साथ वो ड्रग्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन के जो इफ़ेक्ट होते हैं उसको एंटागोनाइज करते हैं, उसको रिवर्स करते हैं। अगर एपिनेफ्रीन क्या करती है, वेजो कंस्ट्रक्शन करती है, तो ये एंटागोनिस्ट क्या करेगी, ये एंटागोनिस्टिक ड्रग जो है वेजो डायलेशन काज करेगी। सो मतलब ये है कि अगर एक चीज़ ऊपर की तरफ जा रही है तो ये एंटागोनिस्टिक ड्रग जो है उसको नीचे की तरफ लाती है, तो उसके ऑपोजिट काम करती है, तो इस वजह से इसको एंटागोनिस्ट कहते हैं। सो एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट की अगर हम बात करें तो ड्रग्स विच एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन एट द रिसेप्टर लेवल इज कॉल्ड एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट। एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट ये वो ड्रग्स होते हैं जो कि एपिनेफ्रीन और जो नॉर एपिनेफ्रीन होते हैं उसके क्या करते हैं, उसके जो एक्शन होते हैं उसको एंटागोनाइज करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं या उसको रिवर्स करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट कहते हैं। दे ऑक्युपाई एड्रिनर्जिक रिसेप्टर, चाहे वो अल्फा हो या बीटा हो, बट डू नॉट प्रोड्यूस सिग्नल ट्रांसडक्शन, ठीक है, कैन बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अब यहाँ पर ये जो एड्रिनर्जिक रिसेप्टर के साथ बॉन्ड बनाती है तो ये रिवर्सिबल बॉन्ड भी हो सकती है और इरिवर्सिबल बॉन्ड भी हो सकती हैं। रिवर्सिबल बॉन्ड से मुराद ये है कि ये जो बॉन्ड है ये टाइम गुजरने के बाद दोबारा से टूट भी सकता है या मुकम्मल तौर पर परमानेंटली जो है ये बॉन्ड बन सकते हैं, तो इसको हम इरिवर्सिबल कहेंगे। क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी या रिलेटिव ऑफ एफिनिटी फॉर अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स, ठीक है। इसी तरह से हमारे साथ जो एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट होते हैं तो इसकी जो क्लासिफिकेशन है तो वो इसकी रिलेटिव एफिनिटी की बुनियाद पर हुई है कि कौन से एंटागोनिस्टिक ड्रग्स ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं अल्फा रिसेप्टर्स की तरफ या बीटा रिसेप्टर्स की तरफ। तो इसी बेस पर जो है इन एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट ड्रग्स की क्या हुई है, क्लासिफिकेशन हुई है। तो इसको अब हम आगे डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स की तरफ अगर हम आ जाए तो इसमें हमारे साथ फिनोक्सीबेंजामीन्स आते हैं, इसी तरह से फेंटोलमीन आते हैं, इसी तरह से प्राजोसिन आते हैं, टेराजोसिन आते हैं और डोजाजोसिन आते हैं। तो इसको अब हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फिनोक्सीबेंजामीन एंड फेंटोलमीन की, ठीक है। तो ये दोनों हमारे साथ क्या है, ये दोनों हमारे साथ नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर है। नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर से मुराद ये है कि ये हमारे साथ अल्फा एंटागोनिस्ट है। इनका एक्शन क्या होता है, ये ब्लॉक करते हैं अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं जिसकी वजह से अल्फा एड्रिनर्जिक जो एगोनिस्ट ड्रग्स होते हैं या जो एगोनिस्ट हार्मोन्स होते हैं या न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो फिर अल्फा रिसेप्टर्स के साथ बॉन्ड नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि अल्फा रिसेप्टर ऑलरेडी ब्लॉक हो चुका होता है नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स के ज़रिए। तो इससे क्या होता है, वेसोडाइलेशन एंड पोस्टल हाइपोटेंशन, ठीक है, वेसल्स जो है वो डायलेट हो जाते हैं और पोस्टली हाइपोटेंशन काज हो जाती है, बीपी जो है वो डाउन
हो जाती हैं। इसी तरह से ब्लॉक ऑफ अल्फा रिसेप्टर जब ब्लॉक होते हैं तो रिड्यूस नॉर एपिनेफ्रिन एक्शन ऑन अल्फा रिसेप्टर्स ऑन द वेरिकोसिटी। जो नॉर एपिनेफ्रीन्स हार्मोन्स होते हैं तो इसका फिर अल्फा रिसेप्टर्स पर जो एक्शन होता है, जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज रिलीज ऑफ नॉर एपिनेफ्रीन फ्राम वेरिकोसिटी विच कैन काज टेकिकार्डिया और इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। इसके अलावा फिर क्या होता है, फिर नॉर एपिनेफ्रीन की जो सिक्रीशन है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से टेकिकार्डिया मतलब जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाता है और इसके साथ साथ कार्डियक आउटपुट जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती हैं। तो इस तरीके से जो नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के इफ़ेक्ट्स को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, पहले जब अल्फ़ा रिसेप्टर ब्लॉक होते हैं तो वेसोडाइलेशन और पोस्टल हाइपोटेंशन काज होती है। फिर इसी तरह से अल्फ़ा रिसेप्टर के ब्लॉक होने की वजह से नॉर एपिनेफ्रीन एक्शन जो है वो अल्फ़ा रिसेप्टर्स पर रिड्यूस हो जाता है। इसी तरह से जो नॉर एपिनेफ्रीन हार्मोन्स होते हैं या जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है, नॉर एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन ये एट अ टाइम न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर भी रोल प्ले करते हैं और एट अ टाइम एज अ हार्मोन के तौर पर भी रोल प्ले करते हैं, तो डिपेंड करते हैं कंडीशन पर। तो जब इसकी रिलीज इंक्रीज हो जाती है तो इसकी वजह से क्या होता है, टेकिकार्डिया इंक्रीज हो जाती है, टेकिकार्डिया हो जाती है और कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। एक्सक्यूज मी सर, नॉन सिलेक्टिव का मतलब ये होगा कि ये जहाँ कहीं भी अल्फा रिसेप्टर होंगे इसका इफेक्ट उन पे होगा स्पेसिफिक, हाँ जी यानी कि बिल्कुल, एक जगह पे नहीं, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए ये नॉन जहाँ पर सिलेक्टिव भी हो गया। जहाँ पर भी अल्फा रिसेप्टर मिलेंगे तो वहाँ पर ये क्या करेगी, उन रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी। इसका मकसद बेसिकली यही होता है कि जो रिसेप्टर है वो स्टिमुलेट ना हो। जब वो स्टिमुलेट नहीं होंगे तो सिग्नल्स जो है रिसेप्टर से प्रोड्यूस नहीं होंगे। जब सिग्नल्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो आगे फिर कार्रवाई जो है वो नहीं होंगी। तो इस तरीके से ये इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर है? जी सर, अल्फा रिसेप्टर का बेसिक काम डायलेशन है, वेजोडाइलेशन कराता है बिल्कुल सिर्फ। बिल्कुल। और ये वेजोडाइलेशन स्मूथ मसल्स में, जहाँ कहीं भी स्मूथ मसल्स होंगे उनमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो कार्डियक मसल में तो फिर बीटा आता है ना, बीटा जो अल्फा 2 रिसेप्टर आएगा जी, कार्डियक के मसल्स में बीटा रिसेप्टर्स होंगे। देखिए डिपेंड करती है कंडीशन पर। अगर हमारे साथ जो है क्या हुआ हो, हाइपरटेंशन हुई हो, ठीक है, तो हाइपरटेंशन के लिए हम क्या करते हैं, अल्फ़ा रिसेप्टर्स देते हैं, जिनका काम ये होता है कि ये वेसो कंस्ट्रिक्शन के बजाय वेसल्स को डायलेट करता है, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुई होती है वो वापस से आना डाउन आना शुरू हो जाती है। इसी तरह से जो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हुई होती है वेसो कंट्रैक्शन की वजह से, ठीक है, वेसल्स के कंट्रैक्ट होने की वजह से क्या हुआ होता है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हुई होती है, ठीक है। इसी तरह से जो कार्डियक रेट है वो डिक्रीज हुई होती है। तो हम क्या करते हैं, हम फिर ये देते हैं और इसकी वजह से वेसो डायलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से फिर टेकिकार्डिया हो जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा ब्लड फ्लो जो है वो क्या होती है, वेसल्स के थ्रू होती है, सर्कुलेट होती है। तो कार्डियक आउटपुट ओवरऑल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो सिचुएशंस पर डिपेंड करता है। सही है। लेकिन सर मैंने तो ये पढ़ा है कि कार्डियक के जो रिसेप्टर है वो बीटा रिसेप्टर है बीटा कार्डियक में। ब्लॉकर्स है ना, तो वो बीटा ब्लॉकर जो है ये आइनोट्रोपिक भी होते हैं, ठीक है। आइनोट्रोपिक से मुराद ये है कि जो कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट है उसको रेगुलेट करती है, इसी तरह से जो हार्ट की रिदम है उसको रेगुलेट करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें बीटा ब्लॉकर्स करते हैं। अभी इससे पहले ये यूनिट्स आपने नहीं पढ़े, इससे पहले के जो पार्ट है उसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस किए हुए ना। अब सिर्फ हम मेडिकेशन और उसके इफ़ेक्ट्स, उसके यूजेस को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये सारे जो आप बोल रही है, ठीक है, जितने भी आप कह रही है, तो ये सारी चीज़ें हम इसके पार्ट 2 और पार्ट 3 में डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है? नहीं सर, ये मेडिसिन का फैक्ट है तो वो रिसेप्टर्स के हिसाब से है ना, तो वो फिर थोड़ा सा रिवाइज हो जाता है ना इसमें चीजें। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सही है, सही है।
चले आगे आता है ना, उसको भी अब हम डिस्कस कर लेंगे। ये भी आ रहा है जो आप कह रही है। अच्छा जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की तरफ कि फिनॉक्सीबेंजामीन और फेंटोलामीन ये किस तरह से इफ़ेक्ट्स को प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले ये क्या करता है, बाइंड कोवेलेंटली टू अल्फा रिसेप्टर्स एंड ब्लॉक नॉर एपिनेफ्रीन एक्शन। ठीक है, ये क्या करता है, कोवेलेंटली बॉन्ड बना लेता है। कोवेलेंटली बॉन्ड बना लेता है किस चीज़ के साथ, अल्फा रिसेप्टर्स के साथ, जिसकी वजह से जो हमारे साथ एक्शन होते हैं नॉन एड्रिनर्जिक, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। इससे क्या होता है, एक्शन इज रिवर्सिबल इन केस ऑफ फेंटोलामीन। फेंटोलामीन की अगर हम बात करें तो फेंटोलामीन की वजह से यही एक्शन होते हैं, लेकिन वो रिवर्सिबल होते हैं। मतलब ये है कि जो ब्लॉक होते हैं अल्फा रिसेप्टर्स, तो ये दोबारा से भी क्या होते हैं, अनब्लॉक हो जाते हैं टाइम गुजरने के बाद। लेकिन फिनॉक्सीबेंजामीन जब एक बार बॉन्ड बना लेता है अल्फा रिसेप्टर्स के साथ, तो इसकी वजह से ये हमेशा के लिए क्या हो जाते हैं, ये अल्फा रिसेप्टर ब्लॉक हो जाते हैं, इरिवर्सिबली ये क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। और फिर ये इफेक्ट्स जो है प्रोड्यूस होते हैं, वेसोडाइलेशन हो गई, ठीक है, और हाइपोटेंशन हो गई, टेकिकार्डिया हो गई, ये सारी चीज़ें। फार्माकोकाइनेटिक्स की अगर हम बात करें तो गिवन ओरली, इंट्रावीनियसली, सबक्यूटेनियसली, इंजेक्शन फार्म, मतलब यह है कि हम फिनॉक्सीबेंजामीन को और फेंटोलामीन को ये हम ओरली भी दे सकते हैं, पेरेंटली भी दे सकते हैं, इंजेक्शन फॉर्म में भी दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन फॉर्म में भी इसको हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। हाफ लाइफ की अगर हम बात करें तो फिनॉक्सीबेंजामीन की हाफ लाइफ जो है वो 12 आवर्स है, ठीक है, कम से कम 12 आवर्स है, बिकॉज ऑफ इरिवर्सिबल बाइंडिंग टू रिसेप्टर। क्यों, क्योंकि ये रिसेप्टर के साथ इरिवर्सिबली बॉन्ड बनाती है, तो इस वजह से इसकी जो हाफ लाइफ है वो 12 आवर्स है। लेकिन फेंटोलामीन की जो हाफ लाइफ है वो जस्ट कितनी है, जस्ट 3 आवर्स है। क्लिनिकल यूजेस की अगर हम बात करें तो यूज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ फ्यू क्रोमोसाइटोमा के इलाज के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। ये हमारे साथ एक कंडीशन है। इसके साथ साथ इसके जो एडवर्स इफेक्ट है, ये पोस्टल हाइपोटेंशन काज कर सकती हैं, टेकिकार्डिया काज कर सकती है, डिजीनेस एंड हेडेक काज कर सकती है, और सेक्सुअल डिसफंक्शन जो है ये कर सकती हैं। तो ये इसके क्या है, फिनॉक्सीबेंजामीन और फेंटोलामीन के ये एडवर्स इफेक्ट हैं। क्लियर है। अब आ जाते हैं प्राजोसिन, टेराजोसिन और डोजासिन की तरफ। ये हमारे साथ क्या है, ये तीनों हमारे साथ सेलेक्टिव अल्फा 1 एंटागोनिस्ट है, सेलेक्टिव अल्फा 1 एंटागोनिस्ट है, ठीक है। इसका एक्शन अगर आप लोग देखें तो ये क्या करती है, वेसोडाइलेशन काज करती हैं एंड रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर। पहला काम इनका ये होता है कि ये वेसो कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट काम करती है, मतलब ये वेसो डायलेशन करती है, वेसल्स को डायलेट करती है, रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाती है। इसके साथ साथ ये क्या करती है, इंक्रीज हार्ट रेट, अ रिफ्लेक्स बीटा 1 रिसेप्टर रिस्पॉन्स टू डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर के डिक्रीज होने की वजह से। तो बीटा 1 रिसेप्टर्स के रिस्पॉन्स में जो है बीटा 1 रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट रेट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह से ये ब्लैडर में जो मसल्स होते हैं, ठीक है, स्पिंक्टर टोन, उसको क्या करती है, रिलैक्स करती है, डिक्रीज करती है, कंट्रेक्शन उसको वहाँ पर क्या करती है, कन्वर्ट करती है रिलैक्सेशन में, डायलेशन में। इसके अलावा इनहिबिशन ऑफ हाइपरट्रोफी ऑफ स्मूथ मसल ऑफ ब्लैडर नेक, ब्लैडर नेक एंड प्रोस्टेट कैप्सूल। इसके साथ साथ जो ब्लैडर नेक और प्रोस्टेट कैप्सूल के जो स्मूथ मसल्स होते हैं, तो वहाँ पर हाइपरट्रोफी को क्या करती है, इनहिबिट करती हैं, रोकती हैं। इसी तरह से ये किस तरह से ये सारे काम करती हैं, तो अब इसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पर तो हमने सिर्फ ये बताया कि प्राजोसिन हो गए, टेराजोसिन हो गए, डोजासिन हो गए, ये वाले इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं। अब यहाँ पर हम
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे कि ये इफ़ेक्ट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं तो कैसे प्रोड्यूस होते हैं। तो पहली बात ये है कि ये ब्लॉक द एक्शन ऑफ एंडोजीनियस एंड एक्सोजीनियस एगोनिस्ट ऑन द अल्फा वन रिसेप्टर। अल्फा वन रिसेप्टर पर हमारे साथ जो एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस एगोनिस्ट होते हैं उसके फंक्शंस को ये क्या कर लेती हैं, ब्लॉक कर लेती हैं, ताकि ये डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे। दूसरा ये कि ये डिक्रीज पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस, जो वेस्कुलर रेजिस्टेंस होती है उसको डिक्रीज करती हैं। तीसरा ये कि ये रिलैक्सेस आर्ट्रियल एंड वेनस स्मूथ मसल, जो आर्ट्रियल और वेनस स्मूथ मसल्स होते हैं, आर्टरीज और वेन के जो स्मूथ मसल्स होते हैं उसको रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल वेसो डायलेशन हो जाती है। इसके अलावा मिनिमल चेंजेस इन कार्डियक आउटपुट, रेनल ब्लड फ्लो और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट में जो है ये बहुत ज़्यादा कम इफ़ेक्ट्स को प्रोड्यूस करती हैं। क्लियर है? तो ये इसके क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है प्राजोसिन, टेराजोसिन और डोजासिन के। ये तीनों आपके पास कौन से ड्रग है, ये तीनों आपके पास सेलेक्टिव अल्फा वन एंटागोनिस्ट ड्रग्स है। ठीक है, आप लोगों ने जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखनी है, ठीक है, कि ये ड्रग्स हमारे साथ क्या है, ये ड्रग्स हमारे साथ सेलेक्टिव अल्फा वन एंटागोनिस्ट है। सेलेक्टिव अल्फा वन एंटागोनिस्ट है। जो अल्फा वन एगोनिस्ट थे तो वो क्या करते थे, वेसो कंट्रिक्शन काज करते थे, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाती थी। ठीक है, हार्ट रेट जो है वो क्या हो जाता था, डिक्रीज हो जाता था। लेकिन यहाँ पर जो है अल्फा वन एंटागोनिस्ट जो है ये क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है वेसो डायलेशन की वजह से। मज़ीद अगर हम आगे जाए और इसके फार्माकोकाइनेटिक्स को पढ़ें तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। प्राजोसिन और टेराजोसिन जो है ये ओरली हम पेशेंट को दे सकते हैं। इसकी हाफ लाइफ जो है 3 to 4 आवर्स हाफ लाइफ होती है। लिवर के ज़रिए इसकी मेटाबॉलिज्म होती है। एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को ये क्या काज करती है, इफेक्ट काज करती है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मतलब लिवर के ज़रिए इसकी मेटाबॉलिज्म होती है। डोजासिन की अगर हम बात करें तो इसकी हाफ लाइफ 24 आवर्स होती है। ठीक है, 22 आवर्स होती है इसकी हाफ लाइफ। क्लिनिकली अगर इन ड्रग्स के हम यूजेस को देखें तो सेवियर हाइपरटेंशन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोपी के लिए हम इन ड्रग्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स को अगर आप देखें तो ऑर्थोस्टेटिक्स इफ़ेक्ट्स को ये प्रोड्यूस कर सकता है। ऑर्थोस्टेटिक इफ़ेक्ट हाइपोटेंशन काज कर सकती है, डिजीनेस काज कर सकती है, हाइपर सेंसिटिविटी काज कर सकती है, इंसोमिया काज कर सकती है और प्रिएपिज्म जो है ये काज कर सकती हैं। ठीक है, तो ये इसके क्या है, इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। अब हम जाएंगे मज़ीद आगे और इसको मज़ीद आगे जो है डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये क्या लिखा, यूजेस ऑफ हाफ लाइफ मीन। हाफ लाइफ मीन तो मैंने आपको यूनिट नंबर 1 में बताया था। हाफ लाइफ से मुराद ये है कि जब आप एक पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्टर कर लेते हैं, ड्रग एडमिनिस्टर करने के बाद जब ये अपने टारगेट साइट तक पहुंच जाती हैं तो वहाँ पर पहुंचने के बाद कितने टाइम में ये 50% अपने इफेक्ट्स को प्रोड्यूस कर लेती है या 50% जो है ये यूज हो जाती है कितने टाइम में, तो इसको कहते हैं हाफ लाइफ। क्लियर है? अच्छा जी, यूजेस ऑफ अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। जो अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है जिसमें हमारे साथ अल्फा वन ब्लॉकर आ जाते हैं, टेराजोसिन। तो इसके अगर आप यूजेस को देखें तो ये क्या करती हैं, इनहिबिशन ऑफ अल्फा एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन ऑफ स्मूथ मसल। स्मूथ मसल में हमारे साथ जो अल्फा वन रिसेप्टर्स होते हैं उसकी स्टिमुलेशन को ये क्या करती है, इनहिबिट करती है और रोकती हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। अच्छा जी, ये क्या करते हैं, रेजिस्टेंस आर्टरीज और यहाँ पर निक ऑफ द ब्लैडर प्रोस्टेट।
बिनाइंग प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। अच्छा जी, तो ये हम जो है बिनाइंग प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के लिए यूज़ कर सकते हैं और हाई ब्लड प्रेशर के लिए जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स की क्या है, अल्फ़ा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स के यूजेस हैं। इस मकसद के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद हमारे साथ आता है तमसुलोसिन आते हैं, ठीक है, तमसुलोसिन। तो तमसुलोसिन को इसको अब हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। यूरो सेलेक्टिव वेजिको सेलेक्टिव अल्फा 1A एंड अल्फा 1D, no change in blood pressure, heart rate at therapeutic doses and postural hypotension. Preferred drug in benign prostate hyperplasia only once dosing regimen। अच्छा जी, ये हमारे साथ क्या है, एडीआर एडवर्स इफेक्ट इसकी क्या है, ये रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन काज करती है और डिजीनेस काज कर सकती है। तमतुलिन जो है ये हमारे साथ क्या है, यूरो सेलेक्टिव अल्फा 1A और अल्फा 1D रिसेप्टर्स को क्या करती है, इफेक्ट करती है। इसी तरह से ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता अगर थेरेप्यूटिक अमाउंट में हम ये ड्रग देते हैं पेशेंट को, और इसके साथ साथ ये हाइपोटेंशन को काज करती हैं। ये ड्रग ख़ास तौर पर हम बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया के इलाज के लिए हम क्या करते हैं। तो अब हमने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है, हमने बात कर लिए तमसुलोसिन के हवाले से, ठीक है। तो इसको जो है हम बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोपी के इलाज के लिए इसको एज अ ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर यूज़ किया जाता है। इसी तरह से इस डिज़ीज़ में जो है हम ये जो ड्रग है तो पर डे के लिहाज से सिर्फ एक टाइम जो है इसको हम देते हैं। इसी तरह से जो हमारे साथ इसके एडवर्स इफ़ेक्ट है तो ये रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन काज कर सकती है और डिजीनेस जो है ये काज कर सकती हैं। बी कॉशन, हमने किन चीज़ों में ख्याल रखना है, किन चीज़ों में हमने एहतियात बरतनी है। तो causes syncope, temporary loss of consciousness usually related to insufficient blood flow to the brain। ब्रेन की तरफ insufficient blood flow की वजह से ये वक्ती तौर के लिए कॉन्शियसनेस जो है वो काज कर सकती है। इसके साथ साथ फर्स्ट डोज ऑफ अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर में प्रोड्यूस ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन जो है ये काज कर सकती है। ये ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, ऑर्थो किसे कहते हैं, ऑर्थोस्टेटिक, ऑर्थो तो बोन को कहते हैं, लेकिन ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन से क्या मुराद है, किसी को पता है? चलिए मैं फिर खुद ही देख लूंगा। हाइपोटेंसिव रिस्पॉन्स एंड रिजल्ट इन फेंटिंग और साइनकोप, ठीक है। तो इन चीज़ों के हवाले से हमने ख्याल रखना है। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स की तरफ अब आ जाते हैं। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स को अब हम डिस्कस करेंगे। ब्लॉकर से मुराद एंटागोनिस्ट है, ठीक है। सो नॉन सेलेक्टिव में आपके पास प्रोप्रानोलोल्स, टाइमोलोल्स और नेडोलोल्स आते हैं, जबकि बीटा 1 सेलेक्टिव में हमारे साथ, जो कि कार्डियो सेलेक्टिव भी इसको कहते हैं, इसमें हमारे साथ एसिब्यूटोलोल आते हैं, एचिनोलोल आते हैं, मिटोप्रोलोल आते हैं और इस्मोलोल आते हैं। तो इसको अब हम आगे डिस्कस करेंगे, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स की अगर हम बात करें, इसके एक्शंस के हवाले से अगर हम देखें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सॉरी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर इसका इफेक्ट ये होता है कि ये कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करता है, मतलब नेगेटिव आइनोट्रोपिक और क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करता है। इसके साथ साथ जो एसए और एवी नोड एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, उसको क्या करती है, डिक्रीज करती है, मतलब साइनो आर्टिकुलर और आर्टियोवेंट्रिकुलर नोड्स, इसकी जो स्टिमुलेशन है उसको डिक्रीज करती है। इसके साथ साथ फेरिफ्रल वेसो कंस्ट्रिक्शन काज करती है, जिसकी वजह से फेरिफ्रल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। जब वेसल्स कंट्रिक्ट हो जाती है, नैरो हो जाती है, तो फिर ब्लड फ्लो
के अगेंस्ट रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है ना, तो इस वजह से कहते हैं कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन ये काज करती है। रिड्यूस रेनिन रिलीज जो है इसको रिड्यूस करती है। इसके साथ साथ जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोन सिक्रीशन है, ठीक है, ग्लूकेगोन सिक्रीशन है, इसको भी ये क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो इसका मतलब ये है कि ब्लड में ग्लूकोज कंसंट्रेशन को भी ये क्या करती है, रिड्यूस करती है। क्लियर है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को अगर आप देखें तो ये ब्लॉक सिंपैथेटिक ड्राइव, सिंपैथेटिक इफेक्ट्स को ये क्या करती है, रिड्यूस करती है। इसके साथ साथ रिड्यूसिंग पेस मेकर एक्टिविटी, पेस मेकर से मुराद जो ऐसे एक्टिविटीज़ है, साइनो आर्टिकुलर नोड एक्टिविटीज़ होती है, उसको डिक्रीज करती है, जिसकी वजह से आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर कंडक्शन टाइम इंक्रीज हो जाता है। सिग्नल जो है वो फिर ज़्यादा टाइम बाद जो है मिलते हैं आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड को, जिसकी वजह से रिड्यूसेस द स्लो इनवर्ट कैल्शियम आयन करंट, और जो कैल्शियम आयन करंट है, ठीक है, इनसाइड तरफ वो रिड्यूस हो जाती हैं। तो ओवरऑल इसके इफेक्ट ये है कि ये कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करती है। बस इतना आप लोगों के लिए याद रखना काफ़ी होगा। इसके साथ साथ फार्माकोकाइनेटिक्स को अगर आप लोग देखें तो इसको हम ओरली एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट को, कंप्लीटली ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ओनली 0.25 बायो अवेलेबिलिटी है इसकी। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ज़्यादा जो है बॉडी, पूरी बॉडी में ज़्यादातर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और बहुत कम जो है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती हैं। मेटाबोलाइट एक्सक्रीट इन द यूरिन, और यूरिन में इसके जो मेटाबोलाइट है बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं। थेराप्यूटिकली इसको हम एंटी एरिथमिक के तौर पर यूज़ करते हैं, एबनॉर्मल रिदम को नॉर्मलाइज करने के लिए। हाइपरटेंसिव टेंशन में यूज़ करते हैं, एंजाइना पेक्टोरस में यूज़ कर सकते हैं, माइग्रेन में यूज़ कर सकते हैं, और हाइपोथायरॉयडिज्म एबनॉर्मल कंडीशन में हम इन प्रोप्रानोलोल ड्रग्स को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से एडवर्स इफेक्ट्स इसके क्या है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन काज करती हैं, एरिथमिया काज कर सकती है, मतलब अगर स्टॉप हो, अगर इसको हम एकदम से डिसकंटिन्यू करें इन ड्रग्स को, सेक्सुअल इम्पेयरमेंट ये काज कर सकती है, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस जो है ये काज कर सकती है, मतलब हाइपोग्लाइसीमिया ये काज कर सकती है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंतहाई डिक्रीज करके। नडोलोल और टिमिलोल्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे साथ नॉन सेलेक्टिव बीटा एंटागोनिस्ट है। नडोलोल हैज़ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है तो वो लॉन्ग होता है, ठीक है। ये क्या काम करती है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को डिक्रीज करती है। इसके साथ साथ इसकी जो शिद्दत होती है तो ये प्रोप्रानोलोल के बनिस्बत ज़्यादा होती है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका ये होता है कि ये रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ एक्वियस ह्यूमर इन द आई, आई में जो एक्वियस ह्यूमर होता है फ्लूइड, उसकी प्रोडक्शन को रिड्यूस करती है। इसके साथ साथ जो सिक्रीशन ऑफ एक्वियस ह्यूमर है सिलरी बॉडी के ज़रिए, उसको डिक्रीज करती हैं। इसके साथ साथ ये साइक्लोप्लीजिया काज नहीं करती, जिसको हम क्या कहते हैं, पैरालिसिस ऑफ सिलरी मसल ऑफ द आई, आई में जो सिलरी मसल्स होते हैं उसको पैरालाइज नहीं करती, ठीक है। तो ये इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इफेक्ट्स है और एक्शंस हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स अगर आप लोग देखें नडोलोल और टिमिलोल्स के, तो इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो 30 मिनट है। जब हम पेशेंट को इंट्राऑक्यूलरी दे देते हैं, ठीक है, आई के थ्रू ऑइंटमेंट के फॉर्म में दे देते हैं, तो फिर 30 मिनट बाद इसके असरात शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है तो वो 12 टू 24 आवर्स है, ठीक है, 12 से लेकर 24 आवर्स है। क्लिनिकली इसको हम क्रोनिक मैनेजमेंट ऑफ ग्लूकोमा के लिए इसको यूज़ करते हैं, जो कि हमारे साथ आई डिसऑर्डर कहलाता है, तो उसके लिए हम ख़ास तौर पर ये मेडिसिन यूज़ करते हैं। एसिब्यूटोलोल, एटिनोलोल, बिस्प्रोलोल,
इस्मोलोल और मिटोप्रोलोल ये हमारे साथ क्या है, सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स है। इसको कार्डियो सेलेक्टिव भी कहते हैं, मतलब सिर्फ हार्ट मसल में हमारे साथ जो बीटा एड्रिनोसेप्टर्स होते हैं उसको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। सेलेक्टिविटी इज लॉस्ट एट हाई डोज। इसी तरह से अगर ये ड्रग्स हम बहुत ज़्यादा मकदार में देते हैं पेशेंट को तो इससे इसके जो असरात होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और फिर ये इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस नहीं करता। ये ओवरऑल ये इनका काम क्या होता है, इन ड्रग्स का इनका काम ये होता है कि ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करती है हाइपरटेंशन में, और इसके साथ साथ इंक्रीज एक्सरसाइज टॉलरेंस इन एंजाइना। एंजाइना में जो एक्सरसाइज टॉलरेंस है उसको इंक्रीज़ करती है, मतलब जिनको चेस्ट पेन होती है ना, तो वो जब एक्सरसाइज करते हैं तो उसको एक्सरसाइज करने में फिर इतना ज़्यादा मसला नहीं होता, वो कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं एक्सरसाइज टॉलरेंस। इसी तरह से अगर हम फार्माकोकाइनेटिक्स को देखें तो ये सारे जो ड्रग्स है बीटा ब्लॉकर्स है, ठीक है, इसको हम ओरली पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। एटिनॉल्स की हाफ लाइफ जो है 6 आवर होती है, स्मोलोल की 10 आवर ये हाफ लाइफ होती है। क्लिनिकली इसको हम जो है सुप्रावेंट्रिक्यूलर डिसएरिथमिया के लिए जो है हम ये ड्रग यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पर स्मोलोल ड्रग को एंटी एंजाइनल के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव इन डायबिटिक पेशेंट, ठीक है, उनके लिए हम ये ड्रग यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये क्लिनिकल इफ़ेक्ट्स है, यूजेस है इन ड्रग्स के, बीटा ब्लॉकर्स के। अल्फ़ा प्लस बीटा ब्लॉकर्स, जिसमें आपके पास पहले नंबर पर लेबिटोलोल्स आते हैं, लेबिटोलोल्स, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा ब्लॉकर्स है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ब्लॉकर्स कमर्शियली अल्फ़ा वन प्लस बीटा टू ब्लॉक प्लस बीटा टू एगोनिस्टिक्स। बीटा ब्लॉक्ड 1/3 ऑफ प्रोप्रानोलोल एंड अल्फ़ा जो है 1/10 ऑफ फेंटोलामीन जो है इसके क्या करते हैं, इसके इफेक्ट को डिक्रीज करते हैं। बीटा रेशो अल्फ़ा की अगर हम बात करें तो बीटा का 1 ड्रग और अल्फ़ा के जो है 2, इस ये क्या करते हैं, इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। क्लिनिकली लो डोज लाइक प्रोप्रानोलोल एंड हाई डोज लाइक प्रोप्रानोलोल प्लस प्रोजासिन, ठीक है, इसको हम कंबाइनली देते हैं तो ये क्या करता है, फॉल इन ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक प्लस डायस्टोलिक, इसके साथ साथ वेसोडाइलेशन जो है बीटा 2 ब्लॉकर ये इफेक्ट काज करती हैं। मॉडरेटली पोटेंट होते हैं और इसी तरह से यूज इन फ्यू क्रोमोसाइटोमा हाइपरटेंसिव क्राइसिस में इसको हम यूज़ करते हैं। इसी तरह से जो हमारे साथ कार्बिडिलोल्स है, इसमें आपके पास बीटा 1 प्लस बीटा 2 और इसके साथ साथ अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स आ जाते हैं, और प्लस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी इसमें हमारे साथ होते हैं। ये वेसोडाइलेशन काज करती है, अल्फ़ा प्लस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज़, इसको हम हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पर जो हमारे साथ कंजस्टेड हार्ट फेलियर के पेशेंट होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो है हम फिर ये बीटा 1 बीटा 2 जो है ये यूज़ करते हैं, जिसको हम कार्बिडिलोल कहते हैं। क्लियर है? इंशाल्लाह इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन किए हुए हैं। नर्सिंग कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो एसेस फॉर कंट्रा इंडिकेशन और काशन। नर्सिस का पहला काम यही होता है कि कोई भी ड्रग देने से पहले हमने उस पेशेंट को चेक करना होता है कि आया पेशेंट को किसी वजह से तो ये ड्रग मना नहीं किए गए हैं, या अगर देने हैं तो किस तरह से देने हैं, एहतियात के साथ देने हैं या नहीं। एस्टेब्लिश बेसलाइन फिजिकल असेसमेंट हमने पेशेंट की करनी है, ठीक है, ताकि पेशेंट किसी भी किस्म के एडवर्स इफ़ेक्ट के बारे में हमें पता चल सके। वाइटल साइन को हमने पेशेंट के चेक करने हैं ड्रग देने से पहले और ड्रग देने के बाद। इसी तरह से नोट रिस्पायरेटरी रेट एंड एक्सकल्टेट लंग्स फॉर एडवेंटिशियस साउंड
रेस्पिरेटरी रेट और लंग्स को जो है उसकी हमने असेसमेंट करनी है। मॉनिटर यूरिन आउटपुट टू इवालुएट परफ्यूजन ऑफ द किडनी एंड थेराप्यूटिक इफेक्ट। यूरिन आउटपुट जो है वो हमने मॉनिटर करना होता है, ठीक है। इसके साथ साथ किडनी फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूरिन आउटपुट मॉनिटर करते हैं। लेबॉर्ट्री टेस्ट जो है वो हम मॉनिटर करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि डोज को हमने किस तरह से एडजस्ट करना है पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक। तो ये मुख्तलिफ जो है हमारे साथ बातें हैं जो कि नर्सेज ने जो है इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। वही बातें जो कि पिछले यूनिट में नर्सिंग कंसंट्रेशन में हमने डिस्कस की थी, तो वही बातें यहाँ पर भी बताई गई है कि जो भी ड्रग हम देते हैं, ड्रग देने से पहले हमने पेशेंट की कंडीशन को प्रॉपर तरीके से चेक करना होगा। उसके बाद ही हम डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका जो यूनिट नंबर 5 जो कि हम पढ़ चुके हैं अल्लाह के फजल और करम से। उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ आप लोगों ने इस यूनिट से सीखा होगा। कहीं पर भी अगर आपको कोई मसला हो तो आप पर्सनली जो है मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से रात को जो है हम यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे साथ नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है। तो उसमें सबसे पहले हम जो जनरल एनेस्थीसिया होता है या जो एनेस्थेटिक ड्रग्स है उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।